चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू को। इस सीरियल में दो मेन कास्ट है। हमारी पहली मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम यंग वू है। सीरियल में ये एक अटॉर्नी की भूमिका निभा रही है। यंग वू एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हमारे दूसरे मेन कास्ट हीरो है जिनका नाम जुनहो है। वीडियो की स्टार्टिंग हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के फर्स्ट एपिसोड से करेंगे। सीरियल की स्टार्टिंग में हमें यंग वू के बचपन का दिखाया जाता है। यंग वू के फादर उसको डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। यंग वू के फादर डॉक्टर से कहते हैं ये 7 साल की हो चुकी है लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रही। तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहते ये बोल नहीं सकती क्योंकि इसे सेप्टम सिंड्रोम हो चुका है और ये दूसरों बच्चों से डिफरेंट है। फिर यंग वू के फादर वापस घर जाने लगते। वो रास्ते में बहुत परेशान होते हैं डॉक्टर की बातों से। रास्ते भर वो डॉक्टर की बातों को सोचते आ रहे होते तभी उन्हें रास्ते में पार्गियो मिलते जो उनके पड़ोसी होते हैं। बूढ़े होने की वजह से वो ज्यादा ही गुस्सेबाज होते और वो यंग वू के फादर को मारने लगते। यंग वू ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और वो चिल्लाकर अंकल से अपने पापा को छोड़ने के लिए कहती। ये देखकर उसके पापा काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो यंग वू के पास जाकर उससे दोबारा बोलने के लिए कहते हैं तो यंग वू बोलने लगती। ये देखकर उसके पापा खुश हो जाते और उसको गोद में उठा लेते हैं। यंग वू के फादर पार्गियो का शुक्रिया बोलते और अपनी बेटी को लेकर चले जाते। फिर कुछ साल बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यंग वू अब बड़ी हो चुकी है। अपने डिसऑर्डर की वजह से यंग वू सच में दूसरे बच्चों से अलग होती और वो एक चीज को बार बार बोलती है। यंग वू के फादर रेस्टोरेंट चलाते हैं। फिर वो यंग वू से कहते हैं कि तुम्हें लॉ फॉर्म में नहीं जाना जहाँ पे हमें पता चलता है कि यंग वू एक अटॉर्नी बन चुकी है और उसे आज हैमिल्टन लॉ फॉर्म में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। डिसऑर्डर की वजह से यंग वू लोगों की तरह नहीं होती लेकिन वो पढ़ाई में काफी अच्छी होती और वो यूनिवर्सिटी टॉपर भी होती है। फिर हमें मेट्रो को दिखाया जाता है जिसमें से यंग वू लॉ फॉर्म जा रही होती और वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है और वो एक कल्पना वाली दुनिया में चलती रहती है। फिर हम देखते हैं वो रास्ते में जा रही होती जो काफी लोगों से डिफरेंट लग रही होती है। वो लोगों से ज्यादा नहीं बात करती। फिर वो लॉ फॉर्म में जाती जहाँ पर वो राउंडेड गेट देखती है जिसे देखकर वो घबरा जाती और अंदर जाने की कोशिश करती लेकिन वो दोबारा से घूम के बाहर आ जाती है। यंग वू अंदर नहीं जा पा रही थी तभी हम देखते वहाँ पर जुनहो आता और वो उसकी हेल्प करता है। अंदर पहुंचने के बाद यंग वू बहुत खुश होती है तो जुनहो उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है तो उसको बताती है कि वो म्योनसुक के ऑफिस में जाना चाहती है। जुनहो उससे कहता है कि वो भी वहीं पे जा रहा है तो तुम मेरे पीछे आ सकती और वो दोनों लोग साथ में जाने लगते हैं। यंग वू के चलने के स्टाइल को देखकर लोग काफी अजीब समझ रहे होते तभी वो म्योनसुक के ऑफिस में जाती और हमें म्योनसुक दिखाया जाता है। यंग वू उससे बताती है कि वो लॉ फॉर्म में ज्वाइनिंग के लिए आई और उसको अपना रिज्यूम बताती है। म्योनसुक उसका रिज्यूम देखता है तो यंग वू उसको बताती है उसका रिज्यूम 2 पेज का है और उसे डिसऑर्डर वाली बीमारी उसमें लिखी है दूसरे पेज में। म्योनसुक यंग वू को देखकर काफी अजीब फील करता है और वो सोचता है इतनी बड़ी लॉ फॉर्म में ये कैसे काम कर सकती है। मन में सोचने लगता है कि ऐसे इंसान के साथ वो काम करेगा। फिर वो सीयू के ऑफिस जाता है। सीयू सोनयंग होती है और वो उनसे कहता है कि ऐसी लड़की के साथ वो काम नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता वो दूसरों से अलग है? म्योनसुक की बातें सुनने के बाद वो कहती है यंग वू एक अच्छी अटॉर्नी और वो एक लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। म्योनसुक ऑफिस वापस जाता और यंग वू को एक फाइल देता है पढ़ने के लिए लेकिन यंग वू उसको पढ़ने की बजाय उसको सही कर रही होती है। उसकी ये हरकत देखकर म्योनसुक को अजीब फील होता है और वो केस डिस्कस करने के लिए कहता है। फिर यंग वू फाइल देखने लगती है और उसे केस के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर हमें केस को दिखाया जाता है कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड के ऊपर आयरन से वार किया था। हस्बैंड को अस्पताल ले जाया गया लेकिन लेडीज ने पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल कर लिया था और म्योनसुक उस लेडीज से मिलवाने के लिए यंग वू के पास लेकर जाता है। यंग वू जैसे ही उसको देखती तो उसको बताती कि वो उसके बचपन में पड़ोस में रहती थी। ये वही लेडीज होती है जिनके हस्बैंड यंग वू के फादर को मार रहे थे और उस टाइम उसकी आवाज आ जाती है। वो यंग वू को गले लगा लेती और पूरा केस उसको बताती। जिसके बाद यंग वू आती म्योनसुक के पास और कहती लेडीज ने किसी को नहीं मारा है, ये
एक सेल्फ डिफेंस का केस है तो मिनसुक उससे कहता है कि तुम्हें उसके हस्बैंड से भी मिलना चाहिए। म्योसुक जुनहो को यंगवुक के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। फिर हमें यंगवुक का दिखाया जाता है जो गेट पे खड़े होकर फिर से वही गेट देख रही होती है। वो राउंड गेट को पार नहीं कर पा रही तो जुनहो उसे एक ट्रिक बताता और कहता है तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम डांस करे और 1 2 3 बोल कर जाना चाहिए। यंगवू जुनहो की बात मान लेती और 1 2 3 काउंट करते करते वो गेट के बाहर जाने की कोशिश करने लगती है और वो खुद को गेट के बाहर देखती। फिर सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पार्कियो की मेडिकल रिपोर्ट देखते और एक्सरे में डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनके ब्रेन हेमरेज था। ब्रेन हेमरेज 5 साल का हो चुका था, इसीलिए उन्हें कुछ ज्यादा ही तकलीफें हो रही थी और उन्होंने चिल्लाना भी शुरू कर दिया है। जिसके बाद वो लोग पार्कियो से मिलने जाते हैं तो उनकी वाइफ बताती है यंगवुक के फादर का नाम। ये सुनते ही पार्कियो को गुस्सा आने लगता है। पार्कियो यंगवुक के ऊपर गुस्सा करने लगते और चीजें भी फेंकने लगते तो जुनहो उसको बाहर लेकर आता है। फिर वो दोनों पार्कियो की वाइफ से बात करने लगते तो वो कहती है कि वो कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्सा करने लगे और उनके सर में अचानक से पेन होने लगती है और वो इसी तरह हरकतें करने लगते। दूसरे सीन में फिर हमें लॉ फॉर्म का दिखाया जाता है जिसमें हमें चोइसू दिखाई जाती। वो भी एक अटॉर्नी होती और वो अपने दूसरे कलीग को बता रही होती है यंगवू लॉ यूनिवर्सिटी की टॉपर है लेकिन वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। बातें करते वो दोनों घर जा रहे थे तभी चोइसू देखती कि यंगवू गेट नहीं क्रॉस कर पा रही है। वो गोल गोल घूम कर लॉ फॉर्म के अंदर ही रह पा रही। तभी हम देखते चोइसू उसकी मदद नहीं करना चाहती लेकिन वो उसके पास जाती है। वो गेट पकड़कर यंगवू को बाहर निकलने के लिए कहती। फिर वो उससे कहती तुम हमेशा से ही बेवकूफ रहोगी और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि चोइसू यंगवू की क्लासमेट थी। उसकी बातें सुनने के बाद यंगवू को काफी बुरा लगता है। वो अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में जाती जहाँ पर हमें यंगवू की दोस्त दिखाई जाती जिसका नाम डोंग होता है। डोंग एक अकेली लड़की जिसे यंगवू अपनी सारी बातें बताती और यंगवू उसे पसंद भी करती है। फिर वो डोंग को बताती है कि कल वो जज के सामने जाने वाली और उसे नहीं पता कि वो जज के सामने कैसे बिहेव करे। डोंग उसको बातें करने का तरीका सिखाती और उससे कहती तुम्हें जज के सामने ऐसा पेश आना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पार्कियो और चोइरन की आज ट्रायल होती है। यंगवू जज के सामने नहीं बोल पा रही होती और वो अपने आप को काफी ग्रो करने की कोशिश करती है। जहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट रूम में यंगवू के फादर भी आए होते। फिर यंगवू जाती जज के सामने और अपनी बीमारी के बारे में बताती है। यंगवू सबके सामने कहती उसे लॉ बहुत पसंद थी इसीलिए वो एक अटॉर्नी बनना चाहती थी। उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोग उसकी बातों से बहुत खुश होते और जज भी उसकी बातों से खुश होते हैं। फिर केस शुरू हो जाता है और यंगवू के अपोजिट वकील का दिखाया जाता है जो चोइरम से कहते हैं कि तुमने अपने हस्बैंड को मारने के बाद पुलिस को फोन करके उनसे कहा था कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। वो चोइरम को काफी डोमिनेट करते और उससे कहते तुमने ऐसा बोला था। तो चोइरम भी रोने लगती और कहती हाँ मैंने ऐसा ही बोला था। चोइरम जज से माफी मांगकर रोने लगती तो जज वहीं पर केस रोक देते और दूसरे दिन का ट्रायल देते हैं। फिर सभी लोग घर जा रहे थे तो मिनसुक कहता है कि हमें पार्कियो को लाना चाहिए क्योंकि उसकी टेम्पर की वजह से ही हम लोग उसको दिखा सकते कि सेल्फ डिफेंस केस था। फिर नेक्स्ट ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल से पार्कियो को बुलाया जाता है। फिर यंगवू पार्कियो के पास जाके अपना इंट्रोडक्शन देती जिसको सुनते ही पार्कियो को गुस्सा आ जाता और वो यंगवू को वहीं पर मारना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें वहीं से पकड़कर हॉस्पिटल वापस भेज दिया जाता है और यंगवू जज से कहती है कि इनके टेम्पर की वजह से सेल्फ डिफेंस था। तभी कोर्ट में खबर आती है कि पार्कियो की रास्ते में ही मौत हो गई। फिर हमें उनके फ्यूनरल का दिखाया जाता है। फिर यंगवू सोचती है कि अब उसे चोइरम को बचाना है और वो केस को फिर से दोबारा पढ़ती है। केस को समझने के बाद यंगवू सबकी बातों को नोटिस करती और उसे समझ में आ जाता है कि चोइरम ने अपने हस्बैंड को नहीं मारा था। फिर अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर पार्कियो के डॉक्टर को बुलाया जाता है। यंगवू पार्कियो के डॉक्टर से कहती जब मैं आपके पास गई थी तो आपने बताया था कि अभी कुछ दिनों में उनको ज्यादा दिक्कत होने लगी थी हेमरेज की वजह से और अचानक से उनके सर में दर्द होने लगी थी इसीलिए वो जमीन पे गिर गए थे और उनके चोट नहीं लगी थी। और उनकी वाइफ ने कहा था आयरन मारने से पहले उनके सर में बहुत सारी पेन हो रही थी और आपने 2-3 दिन पहले उनका इलाज किया था जहाँ पर उनके सर में दर्द होती
होती थी और वो अचानक से जमीन पे गिर जाते थे, जहाँ पर डॉक्टर भी ये बात सभी को बताते, जिसके बाद हम देखते जोइरम का केस बिल्कुल क्लियर हो जाता और उन्हें कोई सजा नहीं होती है। अगला सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। जुनू यंगवू के रूम में जाता और उनसे कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, जहाँ पर हम देखते हैं जोइरम यंगवू से मिलने आती और वो उसको गले लगाकर बहुत रोती है। फिर हमें यंगवू के फादर का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते सियो सोनजंग आती है और वो यंगवू के फादर का हालचाल पूछती